कैमरा देख लेगा कि ओके रोड टर्न हो रहा है तो मुझे इस एंगल पे स्टीयरिंग को घुमा करके टर्न लेना है, या सडनली कोई बच्चा सामने आ गया तो मुझे ब्रेक मार देना है। ये आपने उसको सिखा रखा है, बता रखा है सब कुछ, लेकिन आपको उसको एनवायरनमेंट में छोड़ना पड़ेगा। यू नीड टू लीव योर रोबोट, यू नीड टू लीव योर एल्गोरिदम, कि अगर उसको जो जो चीज़ें आती हैं दैट इज़ ओके, लेकिन जो जो चीज़ें उसको नहीं भी आती है ना वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता रहता है। तो ये कुछ भी एक्शन परफॉर्म करेगा एनवायरनमेंट में, उससे उसको कुछ चीज़ समझ में आएगी कि ओके नहीं, मुझे ये चीज़ थोड़ा सा पहले कर देना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ना वो अपनी मेमोरी क्रिएट कर देता है, वो सीख जाता है, वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स बनाता है। जैसे रिवॉर्ड पॉइंट आप कह सकते हो कि अगर आपने बोला कि अगर इधर जाओगे तो यू विल गेट +10, ठीक है, अगर आप इधर जाओगे तो यू विल गेट -10, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए उसको याद रखेगा, ये मूव करने से मुझे +10 मिला था, ये मूव करने से मुझे -10 मिला था, तो ये मेमोरी रखता है अपने पास। दिस इज नोन एज रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट विल बी अंडर सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के और 2 पार्ट्स होते हैं। अभी ये जो मैंने आपको बताया इट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, आपके पास कैटेगरीज, बट कैटेगरीज बन रही है जहाँ पे ऐसा टाइप का डेटा को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और इसके ऊपर हम इसी क्लासिफिकेशन के ही कुछ एल्गोरिदम्स परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा करोगे, रिग्रेशन वाले करोगे तो आंसर्स बिल्कुल गलत आएंगे, योर एल्गोरिदम विल फेल, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं? जब हमारे पास डेटा कुछ ऐसा होता है कि किसी का सैलरी इतना है, किसी का एज इतना है, ठीक है, सैलरी है, एज है, उसका एजुकेशन है, और उसने इस स्टोर में लास्ट टाइम कितने का परचेज किया था, ठीक है। अब वो जो वेंडर है उसने अपना डेटा बना के रखा हुआ है कि इतने इतने एज ग्रुप के लोग आते हैं और वो यूजुअली इतने का बिल बना के मेरे यहाँ से जाते हैं, या वो ये चीजें खरीद के जाते हैं, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है और वो आपसे कह रहा है कि आप मुझे ऐसा कुछ प्रिडिक्ट करके दो कि अगली बार ये बंदा आएगा तो ये मुझसे ये चीज पर मैं इसको डिस्काउंट दूं। कौन सी चीज पर दूं? अब कोई आ रहा है 17 to 20 ईयर्स का बंदा, ठीक है, एज ग्रुप में ले लेते हैं इसको। 17 to 20 ईयर्स का कोई आ रहा है, उसका सैलरी का तो आई डोंट थिंक, उसका पार्ट टाइम कुछ जॉब हो रहा होगा तो ठीक है, तो आप इसको, वो परचेज भी कर रहा है आपसे अप्रोक्सीमेटली, चलो महीने में वो कोई 1000 रुपए की चीज आपसे खरीद के चला गया, तो आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे। आप कहोगे कि यार इसका ना अभी सैलरी वाला ग्रुप नहीं है ये बंदे का, लेकिन मे बी 1 or 2 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद हम लोग इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो सैलरीड पीपल होंगे, उनका सैलरी का आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया बाय चांस, ठीक है, एंड उसका एज का है, उसका एजुकेशन का है, तो वो कितने का परचेज कर रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रोसरीज खरीद रहा होगा अपने घर के लिए, या कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चल रहा होगा कि हर महीना मुझे इतना का खरीदना है। अब उसको आप और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हो, वो नेक्स्ट टाइम और कितने का परचेज कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रिडिक्शंस जहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यूज हो, अब कोई 1000 का खरीद रहा है, कोई 10,000 का खरीद रहा है, ठीक है, कोई 5000 का खरीद रहा है, तो इस टाइप के जहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यूज हो, जहाँ पे कैटेगरी नहीं बन रही है, कंटिन्यूअस वैल्यूज है, किसी का प्राइस है, या कोई लॉजिक ले लें कि सपोज किसी का परसेंटेज कैलकुलेट करना है आपने, इतने 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 बच्चे आ रहे हैं, इस हिसाब से उन लोग का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट टाइम भी अगर इतने इतने मार्क्स आते हैं बच्चों के, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं। तो जहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यूज है वहां पे हम रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज में अनसुपरवाइज में बहुत सारे रहते हैं, इसके अपने एल्गोरिदम्स हैं, सुपरवाइज के अपने एल्गोरिदम्स हैं, अनसुपरवाइज के अपने एल्गोरिदम्स हैं, जैसे डिसीजन ट्री,
ठीक है, इनके ऊपर तो हम इतनी बात नहीं कर पाएंगे, जैसे एनसेम्बलिंग टेक्निक्स, इनके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये क्या है, बहुत बिग टॉपिक्स है, ग्रेडेंट डिसेंट्स, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। तो व्हाट माय प्लान इज, वी विल टेक firstly we will take one example of one data set and we'll start working on it, ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक रिग्रेशन का एल्गोरिदम पढ़ेंगे, दैट विल बी, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, रिग्रेशन के भी होते हैं, लेकिन जिनमें से एक पहला एल्गोरिदम रहता है दैट इज लीनियर रिग्रेशन, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। बट बिफोर रीचिंग लीनियर रिग्रेशन आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए डेटा हैंडल कैसे किया जाता है, डेटा को क्लीन कैसे किया जाता है। तो बिफोर स्टार्टिंग लीनियर रिग्रेशन टेक्निक्स वी विल स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन वन डेटा सेट। कैन यू प्लीज कंफर्म मी कि आपके पास डेटा सेट है जोमेटो का, मैंने एक भेजा था जी, मिल चुका है वो, मिल गया है, प्लीज आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने पास एंड हम लोग एक फाइल ओपन करेंगे। कहाँ पे ओपन करेंगे, यू विल जस्ट गो टू गूगल, डाउनलोड्स में रखिए उसको एंड आप गूगल पर लिखेंगे गूगल कोलैब, गूगल कोलैब, एवरीबॉडी गूगल पे जाएंगे और गूगल कोलैब लिखेंगे। अगर किसी के पास जुपिटर है तो जुपिटर पे भी कर सकते हो, बट उस पे फाइल को मतलब लाइक पाइथन में यूज करने का तरीका अलग है, तो सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर लो, बेटर रहेगा। गूगल कोलैब जैसे ही आप एंटर करेंगे इसको, आपको मिलेगा वेलकम टू कोलैबोरेटरी का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे आपके पास, मेरे पास तो कुछ फाइल्स शो कर रहा है, आपके पास नहीं कर रहा होगा शायद से, आप न्यू नोटबुक पर क्लिक करिए, न्यू नोटबुक, सॉरी, ठीक है, आई होप आपने एक न्यू नोटबुक पे क्लिक कर लिया होगा। ये मेरे पास एक न्यू नोटबुक ओपन हो गया है, ठीक है, आपके पास भी ऐसा ही कुछ एक नोटबुक ओपन हो गया होगा। ये आपका सेल है जहाँ पे हम अपना कोड कर सकते हैं। आप सेल्स और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे और जितने चाहे सेल्स आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ओके। आप इस सेल पर क्लिक करके अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं एंड दिस इज द प्ले बटन, इस बटन पे क्लिक करके आप अपना सेल रन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे जुपिटर में होता है शिफ्ट प्लस एंटर अगर एक साथ दबाएंगे तो भी आपका सेल रन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो ओके, ठीक है, थैंक यू, ऑलराइट। तो आप लोग के पास, मैं ऑलरेडी, मेरे पास कोड है बिकॉज आप लोग देख करके भी लिखोगे, आपके पास मेरा और आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मैं काम कर सकती हूँ हेल्प के लिए कि जो इसका चैट बॉक्स है, हमारी मीटिंग का चैट बॉक्स है, मैं वहां पर आपको कोड ड्रॉप करती रहूंगी, आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपने पास चलाते रहेंगे बिकॉज इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पूरा कोड खुद हाथ से लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, हमें पहले ये लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये 4 लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब इनको मैं आपको भेज रही हूँ कॉपी करके
और लास्ट में जो ये परसेंटेज में लिखा है मैं आपको उसका मतलब बता देती हूँ, बट आप सभी लोग प्लीज उसको पहले अपने पास कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। मैंने आप लोग को चैट बॉक्स में भेजा है बेटा, इतना लिख करके आप रन करवा दीजिए। ठीक है, ओके। ये परसेंटेज में लिखा है मैटप्लॉटलिब इनलाइन। मैटप्लॉटलिब यूज होता है बेसिकली ग्राफ प्लॉट करने के लिए, विजुअलाइजेशन देखने के लिए कि डेटा ऐसा टेबल में समझ में नहीं आता, बट हम अगर उसको डॉट्स के फॉर्म में या कलरफुल फॉर्म में प्लॉट कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये लाइब्रेरी उसके लिए यूज होती है। यहाँ पर ये जो परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन लिखा है, इसका कहने का मतलब है कि अगर आप ये चला देते हो तो आपका जो प्लॉट होगा वो सेल के जस्ट नीचे आएगा। ठीक है, उसका जो पूरा फ्रेम है वो आपकी स्क्रीन से छोटा बड़ा कुछ ऐसे बाहर नहीं जाएगा, तो आपके पूरे सेल के अंदर आएगा फिक्स होकर के। अदरवाइज उसका फ्रेम छोटा बड़ा हो सकता है अगर ये ना लिखे तो। ठीक है, तो इतना करने के बाद नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे पीडी। पीडी का क्या मतलब है? पांडास का एक निकनेम बनाया हुआ है, अलायंस बनाया हुआ है, आपने पाइथन पढ़ा हुआ है, तो इसका एक अलायंस बना करके इसके अंदर एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि ये जोमेटो की जो फाइल मैंने आपको भेजी है वो CSV फाइल है। और ये जो है मैंने एड्रेस लिया है। एड्रेस कहाँ से कॉपी किया है मैंने ये वाला, आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक ये आपको छोटा सा फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। इस फोल्डर में आपने अपना डेटा सेट को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करना मतलब अभी वहां पड़ा है ना, डाउनलोड्स में पड़ा है, तो वहां से आप अपने गूगल कोलैब में लेके आओगे। कैसे? जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये फोल्डर दिखाई देगा अपलोड करने के लिए। इस पर आप क्लिक करोगे तो मेरे भी डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है ये, तो मैंने यहाँ से ये क्लिक किया, जोमैटो ओपन, ओके, एंड ये मेरे पास जोमैटो का डेटा सेट अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए zomato.csv आ गया। सभी लोग का अपलोड हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप बीच में माइक ऑन करके बोल देना कि दोबारा बता दो या कुछ। ठीक है, जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे zomato.csv आपका अपलोड हो गया, आपने राइट क्लिक करना है एंड कॉपी पाथ करना है। राइट क्लिक करके कॉपी पाथ, कॉपी पाथ यही वाला पाथ है, कंटेंट अंडर ये /zomato.csv। आप सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर जिसमें भी आप चाहे उसमें ये पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड कॉमा लगा के आप एनकोडिंग लैटिन 1 एग्जैक्टली यही लिखेंगे। ये मैं आपको कॉपी पेस्ट करके भेज रही हूँ, ये वाला पूरा सेल। आप अपने पास इसको रन करेंगे। जैसे आप इसको रन करते हैं तो you'll get this टिक साइन, यानी कि कोई एरर नहीं है। मैंने इसको भी रन किया तो डेटा सेट आ गया, और नेक्स्ट मैंने इसको DF में सेव करके इसके ऊपर एक फंक्शन लगाया है हेड। हेड जो है आपको टॉप 5 रोज दिखाता है आपके डेटा सेट की, टॉप 5 रोज। तो टॉप 5 रोज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी जैसे आप इसको रन करोगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे आ रही है, ये टॉप 5 रोज आ रही है एंड आई हैव 21 कॉलम्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ जी, ओके बेटा।
ठीक है, इतना हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये डेटा बहुत मेसी है, ठीक है। मेसी डेटा को क्लीन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं स्टैटिस्टिक्स में। क्लियरली स्टैटिस्टिक्स आते हो और उसके बाद डेटा एनालिटिक्स आता हो तो हम लोग इनको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अभी जस्ट फॉर लाइक जस्ट टू शो यू, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके पास एक छोटा सा वो रहता है कॉलम्स नाम का, df डॉट कॉलम्स। जैसे आप ये लिखोगे और सेल को रन करोगे, मैंने कॉपी किया, मैं आपको मीटिंग में पेस्ट करके दे रही हूँ उसको। df डॉट कॉलम्स अगर आप लिखोगे तो यू विल गेट ऑल द कॉलम नेम्स, क्योंकि डेटा के बारे में पता होना जरूरी है सबसे पहली बात। क्योंकि कभी कभी डेटा ऐसा आ जाता है जिसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होती। अब कोई मेडिकल डेटा आ जाए तो बहुत सारी मेडिकल टर्म्स ऐसी होंगी जो मुझे नहीं मालूम होंगी। तो हमेशा एक एमएल इंजीनियर डेटा को बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि आपका डेटा कैसा आपके पास आया है, तभी एल्गोरिदम उस पर लगाएंगे ना। एल्गोरिदम लगाना कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2 लाइन का रहता है प्रोग्राम, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, लगाओ और काम खत्म हो गया। बट आपको डेटा समझना जरूरी है। तो जैसे आप ये लिखोगे आपके पास ये इंडेक्स की फॉर्म में आ जाएगा, एक लिस्ट बन के आएगी जिसमें सारे ही ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कैटेगरी के फॉर्म में, कैटेगरी मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में। आप देखोगे यहाँ पे सब कॉमास लगे हुए हैं, ये सब स्ट्रिंग की फॉर्म में आए हैं, ठीक है। ये तो चलो ऊपर के लेबल्स हैं तो ये होने भी जरूरी है। किसी किसी डेटा सेट में क्या होता है कि ये ऊपर का लेबल ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि ये बात किसकी कर रहा है। अगर कोई कॉलम है तो वो किस चीज का कॉलम है, तो उसके ऊपर भी फिर काम करना पड़ता है, ठीक है। जब आप शेप लिखोगे, ये तो आप लिख सकते हो, कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है। जब आप शेप लिखोगे तो आपको आपके डेटा का रोज और कॉलम्स मिल जाएंगे, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव, ठीक है। देन इफ यू राइट df डॉट info, info में ब्रैकेट लगा दीजिएगा तो आपको आपके डेटा की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके अंदर जो जो कॉलम्स हैं वो किस किस डेटा टाइप के हैं। शेप्स देख लें और उसके बाद में इन्फो देख लें। क्योंकि ये सेशन हमारा क्लीनिंग का है तो अभी हम एल्गोरिदम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए बस एक क्लीनिंग डेटा क्लीनिंग का देख लेते हैं एग्जाम्पल। इतना हो गया इन्फो तक। इन्फो तक हो गया सभी का, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका ये रहता है क्लीनिंग के लिए कि इंटीजर या फ्लोट में होना चाहिए डेटा। तो ये आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉलम्स आपको डिलीट भी करने पड़े। आप कहोगे कि ये जो चीजें हैं इनको हम चेंज ही नहीं कर सकते। अब जैसे किसी का अंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है कि जो रेस्टोरेंट नेम है ये ऑब्जेक्ट में है, अब कोई भी टेक्निक लगा करके मैं रेस्टोरेंट के नाम का क्या करूं, है ना। मैं उसको नंबर्स में नहीं चेंज कर सकती हूँ, करेक्ट। आईडी तो ऑलरेडी इंटीजर में है ही है, बट कुछ लोग क्या कहेंगे कि आप ये रेस्टोरेंट नेम को डिलीट ही कर दो, जरूरत नहीं है इसको रखने की, क्योंकि इसको कितना क्लीन करोगे, इस रेस्टोरेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका कंट्री कोड। कंट्री कोड जो है वो कंट्री का नाम नहीं दे रखा, कंट्री का कोड दे रखा है। तो इस पर हमने जब कॉन्सेंट्रेट किया एंड हमने बात किया तो हम लोग को एक डेटा सेट और आया था। आपने देखा होगा, आपको मैंने एक डेटा सेट और भेजा है कंट्री कोड का। अब यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के नेम्स हैं और उनके आगे आगे उनके कोड्स लिखे गए हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे जहां जहां पर भी कोई भी कोड है, जैसे 162 आप देखोगे शुरू में आपके पास बहुत सारा डेटा 162 कंट्री का है। यहाँ पर सारा डेटा आपके पास 162 कंट्री कोड के हिसाब से बहुत सारा है। तो अब मैं हर एक को बैठ करके एक एक को लूं और उस पे ये जो कंट्री का कोड है, लाइक 162 इज फिलीपींस, तो फिलीपींस की बात हो रही है, मैं एक एक जगह पे जाकर के फिलीपींस नहीं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टेक्निक यूज करना पड़ेगा। टेक्निक से पहले तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वो कंट्री कोड को लेके आना पड़ेगा, है ना। आई नीड टू गेट दैट कंट्री कोड। तो ओके, वो सब काम करने से पहले थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज लिया गया है। चाहे तो आप डिस्क्राइब करें, चाहे तो नहीं करें, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है। आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हो, कंट्री कोड को लेके आते हैं, जस्ट होल्ड करते हैं उस चीज को। ठीक है, मैंने जो अगला कोड किया था कि क्या इस पूरे डेटा सेट में कोई नल वैल्यूज है, क्योंकि नल वैल्यू का मतलब हो गया वो खाली स्पेसेस है वहां पे। अब वो खाली वॉइड्स जो होंगे वो हमें काफी परेशान कर सकते हैं जब हम डेटा के ऊपर एल्गोरिदम लगाएंगे, क्योंकि उसको कहीं पे कोई चीज नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा, खुद से प्रिडिक्ट तो कर, मतलब खुद से तो कुछ उसको जगह को भर नहीं देगा। तो ये काम रहता है डेटा एनालिस्ट का, वो देख के बताता है कि कोई जगह पे खाली दिख रहा है तो आप लगा सकते हो डीएफ, आपका डेटा फ्रेम है, डॉट इज नल डॉट सम, यानी कि जहां जहां पे भी जिस भी कॉलम में खाली जगह है उनको ले और उनका टोटल बता दे मुझे कितनी खाली जगह है। ठीक है, तो ये मैं आपको कॉपी पेस्ट करके देख रही हूँ, आप देख करके मुझे बताइए कि क्या आपके पास भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। df डॉट इज नल डॉट सम करके देखिएगा, ये आपके पास आएगा। मेरे पास तो ये आ रहा है कि क्यूजीन्स के अंदर 9 खाली वैल्यूज हैं, बाकी सब में तो 0 आ रहा है, बाकी सब में कोई खाली जगह नहीं है। ठीक है, तो ये भी मुझे क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लीन कैसे करेंगे, या तो उन 9 जो खाली जगहें हैं उनको हटा दो, या तो आप उनको डिलीट कर दो, ड्रॉप कर दो, या फिर आप किसी मीन, मोड, मीडियन या स्टैटिस्टिक्स की कोई इसकी वजह से ये खाली जगहें फिल हो जाए, राइट। तो क्या करेंगे हम, व्हाट आई थॉट इज, मैंने क्या किया था, खाली जगहें ओके, आई डिडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन खाली जगह, मैंने किया ही नहीं था, तो आप ड्रॉप कर सकते हो इनको, मैंने ड्रॉप किया ही नहीं है, वेट, ओके, आई डिडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, ऑलराइट। तो you can use a predefined function that is drop na करके एक फंक्शन आता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। मैंने इसमें किया ही नहीं है, यू कैन अप्लाई इट, बिकॉज मैंने अभी ऊपर से ना रन नहीं किया है तो मेरे पास एरर आ सकता है। जस्ट अ मोमेंट, आप लोग तो ये सब रन करते हुए आ रहे हो ना, मुझे ये सब रन करना पड़ेगा नहीं तो एरर आ जाएगा। इन्फो, okay, is any, you can apply df dot drop na in place equal to true. Okay, in place is not working, it is saying that it will take a boolean. इन प्लेस मत कीजिए, इन प्लेस का मतलब था कि अगर जहां जहां पे भी है खाली तो उसको ड्रॉप करके इंडेक्स नंबर चेंज कर दीजिए, इट इज नॉट चेंजिंग दैट नंबर। ठीक है, तो ड्रॉप उसने कर दिया मेरे लिए, ड्रॉप एने कर दिया, ड्रॉप एने लगाते ही अब आप दोबारा से इस लाइन को जब चलाएंगे, इस लाइन को जब आप दोबारा चलाएंगे, मैं एक इसके बाद दोबारा से इस लाइन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, एंड यू विल सी कि ओके, ड्रॉप एने परफॉर्म हो गया बट इन प्लेस ट्रू करने से नहीं हुआ, तो मुझे उसको डीएफ में दोबारा सेव करना पड़ेगा।
ठीक है, when I use df dot is null डॉट सब, इसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ, क्यों मुझे उसको किसी और में सेव करना पड़ा दोबारा से। यहाँ देखेंगे अब कुजीन्स में जो 9 आपको खाली वैल्यूज दिखाई दे रही थी वो अब 0 हो गई। हमारा अल्टीमेट गोल यही रहता है। वो क्यों नहीं दिखाया था उसने पहले मुझे, क्योंकि जो भी आप चेंज कर रहे हो डीएफ के अंदर आपने एनए, जो एनए मतलब नॉट अवेलेबल वैल्यूज आपने डिलीट करे, ड्रॉप करे, ठीक है। बट जब आप दोबारा से डीएफ को कॉल करोगे ना तो वो हमेशा आपको पुराना वाला वैल्यू ही देगा डीएफ का। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो भी चेंजेस किए उसको इक्वल टू डीएफ यानी डीएफ में ही अपडेट कर दिया। तो अब मैंने दोबारा जब इस नल लगाया, एक अगले स्टेप पे जब दोबारा से इस नल लगा करके देखा तो अब उसने मुझे अपडेटेड वैल्यू दिया। तो इफ यू डोंट यूज और अपडेट द थिंग्स इन योर बेसिक और योर ओरिजिनल डेटा विल रिमेन द सेम। तो ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको दोबारा अपडेट जरूर करा दो इक्वल टू करके। ये परफॉर्म आप खुद से करके देख सकते हो एक बार, कि एक बार पहले देखा तो मुझे नल वैल्यू आ रहे थे, ड्रॉप एनए किया और डीएफ में अपडेट भी कराया इक्वल टू करके, और दोबारा जब एनए किया तो कुजीन्स में मेरे पास जो 9 आ रही थी वैल्यूज वो अब 0 हो गई। प्लीज ये परफॉर्म करके आप खुद से देखो एक बार सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। शुड आई सेंड द कोड? कुछ नहीं है इसमें, बस डीएफ में रख करके काम करना है। मैं आपको ये सेंड कर रही हूँ, आप ये खुद से एक बार चला के देख लो। ठीक है, हो गया, सबका नल वैल्यूज रिमूव हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जब आप नल वैल्यूज रिमूव कर लेंगे, आपका डेटा में कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो ओके डोंट बॉदर अबाउट दिस लाइन। इसमें भी वही था कि अगर किसी का सम जो है इस नल्स का सम 0 से ज्यादा आ रहा है तो वो शो कर दे, तो इसने सिर्फ कुजीन शो किया था। तो ये सेकंड मेथड है। आप चाहे तो ऐसे भी फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, इस नल वैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा काम मैंने क्या करना है कि मैंने कंट्री कोड को, जो मैंने कंट्रीज वाला जो अलग से डेटा फ्रेम था उसको भी लेके आना है, ठीक है। तो उसको लेके आने के लिए अगेन मुझे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो अगेन जैसे जोमेटो को किया था वैसे ही आप यहाँ पे इस फोल्डर पे क्लिक करके कंट्री कोड वाला डेटा भी ले लीजिए, ओपन एंड छोटा सा डेटा है तो ये जल्दी से आ गया मेरे पास। बट आप इसके फॉर्मेट में देखिए XLSX लिखा हुआ है, यानी कि ये CSV वाले से तो नहीं आएगा, करेक्ट, ये एक्सेल वाले फंक्शन से आएगा। तो आप ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे pd.read_excel लिखा है। क्यों? क्योंकि वो है ही एक्सेल फॉर्मेट में, ठीक है। तो जब आप इसको अपलोड कर लेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, आप अपना राइट क्लिक करके कॉपी पाथ, और वो पाथ आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंगल कोट्स के अंदर आप पेस्ट कर देंगे। और जैसे आप इसको चलाएंगे यू विल फाइंड कि आपका जो एक्सेल का डेटा था वो यहाँ पे आपका पाइथन में आ गया। और हेड चलाया मैंने, हेड का मतलब क्या है, टॉप 5 रोज ही आई हैं खाली। तो ये मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है, ये मैं आपको भेज दे रही हूँ। एक बार अपने पास अपलोड जरूर करना पड़ेगा आपको, बट ये कोड फिर चल जाएगा। चला करके देखिए और मुझे प्लीज बताइए कि कर लिया हो तो। हो गया सभी का?
ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपके पास ये दोनों डेटा सेट्स आ गए, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा था, अभी मेरे पास जो कंट्री कोड है, जैसे इंडिया के आगे 1 लिखा है, तो अब मेरे पास जो पुराना डेटा मेरे पास आया था ज़ोमैटो वाला, उसमें कंट्री कोड के अंदर 1 पता नहीं कितनी बार आया होगा, है ना? 1 यानी इंडिया, तो अब वो कितनी बारी आया है मुझे नहीं मालूम। तो मैं एक-एक जगह ढूँढ करके उसको नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने मर्ज एक फंक्शन आता है, मर्ज। पीडी के अंदर एक मर्ज फंक्शन आता है। तो मर्ज में मुझे क्या करना है, जो मेरा ज़ोमैटो वाला डीएफ था और दूसरा डेटा फ्रेम कौन-सा है मेरा? कंट्री वाला, df_country जो अभी-अभी लिया हमने, ठीक है? तो उसको मुझे दोनों को मर्ज करना है। कहाँ मर्ज करना है? एक पैरामीटर रहता है ऑन कंट्री कोड दोनों में ही प्रेजेंट है, आप ध्यान दोगे दोनों में ही ये कॉलम प्रेजेंट है मेरे पास। कंट्री कोड यहाँ पे भी है, कंट्री कोड ज़ोमैटो में भी है, ठीक है? तो मर्ज करना है मुझे ऑन कंट्री कोड, इस तरीके से लिखेंगे। एंड हाउ, कैसे मर्ज करना है? लेफ्ट साइड में जो भी आप मर्ज करके वैल्यूज दोगे मुझे, वो मेरे पूरे डेटा फ्रेम में लेफ्ट साइड में ऐड हो जाना चाहिए, पूरा कॉलम बन के। किस में ऐड होगा? जो भी आप पहला डेटा फ्रेम दे रहे हो। यहाँ पे नंबरिंग बहुत जरूरी है कि पहले आपने ज़ोमैटो वाला देना है, फिर आपने कंट्री वाला देना है, उसके बाद आपने ये बताना है कि इस कॉलम पर मुझे मर्ज करना है, यानी कंट्री कोड में जहां जहां 1 आ रहा है वहां पे आप इंडिया लिख दो। और जब वो नया एक कॉलम बना देगा पूरा, उसको उस जो कॉलम को मुझे कहाँ ऐड करना होता है, हाउ यू नीड टू ऐड इट, तो वो हमेशा पहले वाले डेटा फ्रेम में जाकर के लेफ्ट साइड में लास्ट में ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा लाइन मैं आपको भेज रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको इसमें भेजा। प्लीज ये चला करके मुझे बताइए कि इतना हो गया क्या। और सेकंड में मैंने यहाँ पे ये एक हेड देखा है, हेड में 2 दिया है। 2 का मतलब है सिर्फ मुझे 2 ही रो चाहिए शुरू की। अगर कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट 5 आती है। अगर हेड में आपने दे दिया 10 चाहिए तो टॉप 10 आएंगी एंड सो ऑन, ठीक है? तो इतना करिए पहले। तो ये आपने मर्ज कर दिया इसको। दिस इज हाउ यू कैन हैंडल योर डेटा बिफोर अप्लाइंग एनी एल्गोरिथम। इतना हो जाए तो मुझे बताइए। प्लीज आंसर हो गया इतना जितना मैंने अभी आपको कोड भेजा है लेटेस्ट? ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। मेरे पास रॉ डेटा आ सकता है जिसमें खाली वैल्यूज हो सकती है, आप उसको ड्रॉप एंड करके हटा सकते हो। उसके बाद आप 2 अलग अलग डेटा सेट्स जिसमें जरूरत है उसको मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है? कोई इन्फॉर्मेशन एक एक्सेल शीट में है, दूसरी इन्फॉर्मेशन दूसरे एक्सेल शीट में, तो बैठ करके एंट्री नहीं करेंगे, वी विल यूज मर्ज। और एक एक लाइन का हमारे पास काम हो रहा है, ठीक है? तो इसके ऊपर आप लोग फिर से काम करोगे, अभी तो बहुत काम बाकी है। खैर, यहाँ पे आप लोग डेटा टाइप्स देख सकते हो, या फिर आप इन्फो लगाओगे तो भी डेटा टाइप्स मिल जाते हैं। इन्फो से भी ये वाला स्टेटमेंट आ जाता है, और टी टाइप्स लिखोगे तब भी आपके पास ये आ जाता है कि अब क्या क्या मेरे पास बचा है जिस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे, लास्ट में एक कॉलम बन के आया है कंट्री, लास्ट में एक कॉलम बन के आया है जो अभी हमने मर्ज किया था। अगर आप अपने डेटा फ्रेम को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इधर से इधर, क्योंकि हमने हेड देखा अभी, तो लास्ट में देखेंगे एक कंट्री नाम का कॉलम एक्स्ट्रा बन गया है, पहले नहीं था ये, क्योंकि अभी मर्ज करने से बना है। और 162 की जगह पे क्या हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है? जो कि हमें हेल्प करेगा आगे। अच्छा, अभी क्या मुझे वो कंट्री कोड वाला इसकी जरूरत है?
इस वाले कॉलम की जरूरत है? नहीं है ना, क्योंकि अब हम उसको कंट्री के नाम में चेंज कर चुके हैं। डू वी नीड दैट? क्योंकि हमारे पास कंट्री का नाम आ गया, तो मुझे उस कॉलम की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, कॉलम्स जो नई जरूरत होती है ना, हम कोशिश करते हैं हम उसको डिलीट कर दें। क्यों? क्योंकि देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ क्यों हमें कॉलम्स को कम से कम रखना होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं बात कर रही हूँ कि आपका LPA यानी कितने लाख पर एनम का पैकेज लगा, वो डिपेंड कर रहा है आपके CGPA पे, यानी आपके मार्क्स पे, एनुअल परसेंटेज पे। तो आपके पास एक ही पैरामीटर है जिसपे आप मेजर कर रहे हो आपका LPA, करेक्ट? अभी इस चीज में मैं एक और पैरामीटर जोड़ दूं, IQ भी आपका जरूरी है कि आपका इतना इतना IQ होगा तो आपका इतना LPA का पैकेज लगेगा। आप ध्यान देंगे कि ये चीज जो आएगी अब ये 3D में आएगी। 3D में आएगी क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, इट इज X, इट इज Y एंड इट इज Z। अब एक और पैरामीटर में जोड़ दूं, एक डायमेंशन और जोड़ दिया मैंने, ठीक है? आपका कोई एग्जाम हुआ था, प्लेसमेंट का एग्जाम हुआ था कोई, उसके मार्क्स, तो अभी ये चीज कितने में हो गई? ये 4D में हो गई। तो ये जो एक पॉइंट आएगा, कितना LPA आउटपुट आ रहा है आपका, वो 4D हो गया। ऐसे ही जितने भी आप यहाँ पे फीचर्स बढ़ाते जाएंगे वो उतने डायमेंशंस में जाता जाएगा। तो ये एक क्या कहलाता है? ये कहलाता है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। ये अपने आप में कर्स है। कर्स समझते हैं ना, इंग्लिश वर्ड है। इट इज अ कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, यानी जितनी आप फीचर्स बढ़ाते जाओगे, फीचर्स से मतलब है कॉलम्स, जितने कॉलम्स आप बढ़ाते जाओगे, ये आपका आउटपुट है Y, तो जितने ज्यादा कॉलम्स होंगे उतना डायमेंशंस में बात कर रहे हो आप, करेक्ट? तो ये जो Y है ये उतने डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं कि हम कम से कम डायमेंशन में बात करें। अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है हमारे पास, एक्स्ट्रा कॉलम्स है जिनका जरूरत नहीं है, तो कोशिश करिए उनको हटा दीजिए। लेकिन तब भी आप कहोगे कि मैम अगर हम इसमें देखें तो 21 फीचर्स है मेरे पास। हम लोगों ने बात किया अभी 21 कॉलम्स है, शेप के बारे में बात किया था ना, कहा गया शेप, ये रहा, कितने 21 कॉलम्स है, यानी 21 डायमेंशंस में बात हो रही है। ऊपर से हमने एक कॉलम और ऐड कर दिया कंट्री वाला जो मर्ज करके किया था, तो ये हो गए 22 कॉलम्स। दैट मीन्स 22 कॉलम्स में कौन बात करता है? हम देख ही नहीं पाएंगे, हम विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे डेटा को, ठीक है? तो उसके ऊपर भी हमें काम करना होता है कि हम इसको कम से कम डायमेंशंस पे लेके आए, फीचर्स को डिलीट कर दें जो नहीं चाहिए। उसकी अलग टेक्निक्स आती हैं मशीन लर्निंग के अंदर, जैसे आप डायमेंशंस कैसे कैसे उसको हटा सकते हो, तो वो अलग अलग टेक्निक्स हमें पढ़नी पड़ती हैं और उनमें से कौन सा अप्लाई हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर रिडक्शन का रहता है इसके अंदर, ठीक है? तो जस्ट एक कॉलम में आपको डिलीट करके दिखाती हूँ कि हम लोग एक कॉलम कैसे डिलीट कर सकते हैं। अभी हमने बढ़ाया मर्ज करके, ठीक है? मैं आपको एक छोटा सा दिखाती हूँ लॉजिक, हाउ कैन वी डिलीट द कॉलम, अगर मेरे पास है यहाँ पर तो, ठीक है? थोड़ी सी यहाँ पे चीजें दूसरे टैंजेंट पे चली गई क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको सारी चीजें नहीं बता पा रही हूँ। हम लोगों ने इसमें काफी काम किया हुआ है इस वाले डेटा सेट के ऊपर, और स्टूडेंट्स ने ही किया है बेसिकली, ग्रुप बना करके। तो आई डोंट नो, मे बी उन्होंने ड्रॉप किया है या नहीं, ड्रॉप नहीं किया है कोई कॉलम, ओके, उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, ठीक है? मतलब ये डेटा सेट था, ज्यादा टाइम नहीं बचा मेरे पास, बट ये डेटा सेट था कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है मेरा जोमैटो। तो मुझे सेल्स बढ़ाने के लिए बोला गया था, तो ये प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने पाइपलॉट किया। पाइपलॉट कहाँ से हुआ है बेटा, यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया टाइम कंस्ट्रेंट, अदरवाइज मैं
प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई, लेकिन आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर PLT एक लाइन लिखा है PLT.py और टॉप 3 कंट्रीज, ठीक है, उनके लेबल्स देने हैं मुझे टॉप 3 कंट्रीज के यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे ये 3 कंट्रीज हैं जहाँ पे जोमेटो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अच्छा, अब आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हो, बिकॉज ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा है। तो कैन यू आंसर कि इंडिया में सबसे ज्यादा जोमेटो क्यों यूज हो रहा है? आप लोग अभी अपना माइक ऑन कर सकते हो। वी हैव ओनली 7-8 मिनट्स लेफ्ट, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद। इंडिया में ही सबसे ज्यादा जोमेटो क्यों यूज हो रहा है? बी, हाँ जी, मे बी पॉपुलेशन तो बेटा यूएस में भी है बहुत ज्यादा, यूके में भी काफी ज्यादा है, और ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। मैम इंडियन कंपनी है, हाँ जी, इंडियन कंपनी। इट इज अ इंडियन कंपनी, वेरी गुड, इट इज अ इंडियन कंपनी। और यूएस, यूके और बाकी कंट्रीज के पास अपनी एप्लीकेशंस होंगी जो ऑलरेडी वो चला रहे होंगे, तो वो उसी पर ज्यादा जो है फूड ऑर्डर करते हैं। वेरी गुड, ओके। और एक ऑब्जर्वेशन हमने और निकाला था जिसमें वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, ओके, इंडिया में भी कौन सी टॉप 3 ऐसी सिटीज है जहाँ पे यूज हो रहा है? तो सिटीज नाम का एक कॉलम था मेरे पास जिसके ऊपर हम एक फंक्शन लगाते हैं वैल्यू काउंट, यानी पूरे डेटा सेट में न्यू दिल्ली नाम कितनी बार आया है, पूरे, नॉट ओनली डेटा सेट, पूरे कॉलम में सिटी नाम का एक कॉलम है, उसमें न्यू दिल्ली कितनी बार आया है, ठीक है, या कोई भी नाम कितनी बार आया है, तो आपको वो बता देगा वैल्यू काउंट एक फंक्शन है जिससे 5400 अप्रोक्स टाइम्स मेरे पास न्यू दिल्ली का कस्टमर है, ठीक है। उससे आप देखोगे कि बाकी के लोग, जैसे अब नोएडा में कम है, ठीक है, आप फरीदाबाद में और कम है, तो अगर आप गुड़गांव और नोएडा में और थोड़ा सा डिस्काउंट्स ऑफर करो, है ना, क्योंकि रेस्टोरेंट के नाम भी है, तो रेस्टोरेंट के नेम्स के साथ आप उसको कोलैबोरेट करके देख सकते हो कि इस डिस्काउंट को आप इस रेस्टोरेंट में अगर पब्लिसिटी करोगे तो आपको सेल्स आपके बढ़ सकते हैं। तो दिस वाज द एग्जांपल जहाँ पे हम लोग अपना डेटा क्लीन करते हैं, डेटा के इनसाइट्स निकालते हैं। अब देखो जैसे इनसाइट कैसे निकाले जाते हैं, साइड में लिख देते हैं, एज वी हैव सीन इन नोएडा एंड फरीदाबाद वी कैन यूज डिस्काउंट पॉलिसीज टू इम्प्रूव द सेल्स। तो ये काम भी रहता है डेटा साइंटिस्ट का, वो ये भी प्रिडिक्ट करके देगा, वो अपनी तरफ से सजेशन भी देगा, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें हम लोग काम कर चुके हैं, तो सारा तो पॉसिबल नहीं रहेगा बताना। जैसे अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लिखा है कि इतने से इतने रेटिंग वालों ने मोस्टली एक्सीलेंट बोला, इतने से इतने रेटिंग वालों में ये किया। तो जिन लोगों ने कम रेटिंग दिया तो उनके ऊपर आप थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो कि जिन लोगों का इतने से इतने का रेटिंग है उन लोग को डिस्काउंट्स दे दो, तो हो सकता है अच्छा फूड इस बार जाएगा अच्छे डिस्काउंट के साथ, तो उन लोग का रेटिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ऑब्जर्वेशंस दे सकते हैं। तो आई होप आपको आज का हम लोग का क्लीनिंग ऑफ योर, ओके, कामरान ने भी बोला था बिकॉज इट्स इंडियन कंपनी, ओके, थैंक यू। तो आई होप आपको ये डेटा क्लीनिंग समझ में आया होगा। अभी हमने कुछ एल्गोरिदम कुछ नहीं लगाया है, जस्ट टू सी कि हम लोग हैंडल कैसे करते हैं अपने डेटा को, और फिर हम लोग जब एल्गोरिदम पढ़ेंगे, कल हम लोग लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट एल्गोरिदम डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके ज्योमेट्रिकल इंट्यूशंस, मैथमेटिकल इंट्यूशंस पढ़ेंगे, और परसों भी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि रिग्रेशन अपने आप में 10 दिन का टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं 2 घंटे का क्लास लेती हूँ तो मैं रिग्रेशन अप्रोक्सीमेटली 10 दिन में खत्म करती हूँ, क्योंकि एवरीथिंग वी डू एवरीथिंग इन दैट, बट मेरे पास 2 दिन रहेंगे उसके लिए, और हम लोग लास्ट के 2 दिन में रिग्रेशन के ऊपर ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Can you share this code? It will help us in doing the practice, like how to plot pie chart and bar plot. Yeah, sure. I'll share this code with the coordinator, Ishika ma'am.
and she will coordinate with your coordinator. I think I will share it. Okay, thank you. Okay. Yes, any other question? Okay, none of you have any questions regarding this session? What is LLM? मैंने ये कहाँ यूज किया LLM, मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए. किस रिस्पेक्ट में मैंने LLM यूज किया था, मुझे क्लिक नहीं कर रहा. आप थोड़ा आइडिया दीजिए मैंने क्या बोला था. मैम क्लास में आपने नहीं बताया मैम, वैसे जर्नल किस कैटेगरी के अंडर मैम आता है? जैसे ML में आता है, DS में आता है, DA में, ये पूछना है मैम. लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है. ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और वो DA में आता है, उसमें सॉरी डीप लर्निंग में आते हैं. डीप लर्निंग में, ठीक है, वो मशीन लर्निंग में नहीं इंक्लूड होते हैं. आई डिडंट गेट, क्योंकि मुझे लगा मैंने यूज किया है. सॉरी. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी के पास? ऑलराइट, इफ यू हैव एनी फीडबैक्स आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो कि आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन लाइक और बेसिक से और अगर स्टार्ट करें वी कैन. हाँ, VS कोड पे कर सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर कि वो प्लॉट के लिए आपको देगा ऑप्शन. VS कोड शायद नहीं काम करता प्लॉट्स पर. अगर करता है तो आई डोंट नो, मैं काम नहीं करती हूँ VS कोड पे, क्योंकि ज्यादातर जब भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स काम किए जाते हैं तो वो जुपिटर पे काम किए जाते हैं, नॉट इवन ऑन पाईचार्म. पाईचार्म पे भी बहुत कम ट्रेनर्स जो है बोलते हैं करने के लिए, सब लोग जुपिटर पे बोलते हैं. तो कोलैब जो है जुपिटर का ही गूगल के साथ पेज है, इसलिए मैंने उस पे करवाया. VS कोड में आई एम नॉट श्योर कि वो प्लॉटिंग्स वगैरह आपको अच्छे से देगा. देगा तो अच्छी बात है, कर लीजिएगा, बट कोड तो सेम ही है. और कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड. इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम लीविंग फॉर द डे. विल मीट टुमारो 2 PM and we'll start linear regression. Thank you so much. Bye bye.